मैंने CSIR की प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपने चैनल पे। आई एम स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ द CSIR इन जस्ट ₹89। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप CSIR की तैयारी करना चाहते हैं डिटेल में मेरे साथ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मेरी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं आपको 89 में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए 89 में आपको सर्विस सब कुछ मिलेंगी, लाइक कंप्लीट अल्ट्रा डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको टॉपिक की। सारी यूनिट करवाऊंगा, जो जो यूनिट कराऊंगा सबके टॉपिक डिटेल में करवाए जाएंगे आपको। सेकेंड थिंग, MCQ और PYQ की तैयारी करवाऊंगा। PYQ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, MCQ वो होंगे जो मैं प्रिपेयर करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको डाउट लिए जाएंगे हर स्टूडेंट के। तो आप में से जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो मेरे चैनल के मेंबर बन चुके हैं, वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उस पर मैं डाउट लूंगा। इसके अलावा यूट्यूब पर जो आपके कमेंट आएंगे उस पर मैं डाउट लूंगा। तो जो लोग कर चुके हैं वो जानते हैं इस बात को, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी कर सकते हैं। पीरियोडिक मोटिवेशंस आपको दी जाएंगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझसे बात करते हैं, जो बताते हैं कि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3-3 4-4 बार दे चुके हैं, या जो बिगिनर हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करूं मैं, कि मेरा बैकग्राउंड ये है वो है, मैं पढ़ने में वीक हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपकी माइंड की गलत फहमियां हैं, मैं उनको दूर करता हूं। तो आप मुझसे बात करेंगे, मैं दूर करूंगा उसे। इंडिविजुअल गाइडेंस दूंगा आपको, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडिविजुअली गाइडेंस लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा मैं, जिससे आपका क्वालिफाई हो जाएगा CSIR पहले अटेम्प्ट में। अगर यही हो गया तो फिर तो बात ही खत्म। आगे टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाएगी। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है एग्जाम को क्रैक करने का। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी नॉलेज है, सब कुछ आता है, 10 यूनिट पढ़ रखी है, 9 यूनिट पढ़ रखी है, बट एग्जाम में डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरा एग्जाम स्पॉइल हो गया। ये सारे आपके जो दिमाग की गलतफहमियां हैं, टाइम मैनेजमेंट जो आपसे नहीं होता है, वो मैं आपको यहां दिखाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके मिथ हैं, जो मैंने बताया, दूर करूंगा। और इसके अलावा काफी सारी चीजें और भी होंगी। तो जो मेरा DNA बैच चल रहा है, उसमें मैं अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी DNA रेप्लिकेशन ले रहा हूं। तो इसमें मैं अभी 2-3 लेक्चर ले चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है और भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं DNA बैच को और मेरी क्लासेस देख सकते हैं। सॉरी। देखिए अब बढ़ते हैं हम अगले बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ हिस्टोन आफ्टर DNA रेप्लिकेशन, या आप ये भी कह सकते हो इनहेरिटेंस ऑफ हिस्टोन। भाई इनहेरिटेंस तो अब तक हमने जीन्स का पढ़ा है कि जीन को इनहेरिट करते हैं, DNA को इनहेरिट करते हैं, रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, मदर फादर का DNA बेबीज में जाता है, इनहेरिटेंस। लेकिन यहां पे इनहेरिटेंस का मतलब कुछ अलग तरह का है, इनहेरिटेंस ऑफ स्टोन। तो मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। देखिए मैं पहले आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, फिर मैं आऊंगा टेक्निकल चीजों पे। मान लो मेरे पास एक DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA में पेरेंटल DNA दोनों के दोनों, बोथ आर पेरेंटल स्ट्रैंड। इन पेरेंटल में न्यूक्लियोसोम भी होगा। मान लो मैं एक न्यूक्लियोसोम बनाता हूं, क्लियर। अब जब रेप्लिकेशन होगी तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हो गए अलग, पेरेंटल अलग और पेरेंटल अलग। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, इसको भी तो जाना पड़ेगा ना किसी के साथ, ये कैसे जाएगा। तो इसमें होगा क्या, ये न्यूक्लियोसोम डिसअसेंबल होगा। डिसअसेंबल का मतलब है अपने पार्ट्स में टूटेगा। ये H3H4 टेट्रामर, H2A H2B डाइमर टूटा, इसे कहते हैं डिसअसेंबली। और ये जो डिसअसेंबली होती है ना, ये एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स करवाता है जिसका नाम है फैक्ट। नाम सुना है, फैक्ट। फैक्ट की फुल फॉर्म है फैसिलिटेट क्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शन। फैसिलिटेट क्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शन। तो फैक्ट नाम का कॉम्प्लेक्स होता है जो कभी भी हमें जरूरत पड़ती है नेकेड DNA की,
चाहे हमें रेप्लिकेशन में पड़े या ट्रांसक्रिप्शन में पड़े, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के केस में भी हमें नेकेड डीएनए चाहिए। बिना नेकेड डीएनए के आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। तो दोनों ही केस में आपको न्यूक्लियोसोम को हटाना पड़ता है या बोलूं डिसअसेंबल करना पड़ता है, और जब आपका काम हो जाए तो दोबारा से रीअसेंबल भी करना पड़ता है। सिमिलरली रेप्लिकेशन के टाइम पर भी जब डीएनए सेपरेट होता है और नया डीएनए बनता है तो पुराना न्यूक्लियोसोम डिसअसेंबल होता है और नए न्यूक्लियोसोम में रीअसेंबल होता है। इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हिस्टोन्स। समझ में आया ये आपको टर्म समझ में आई है मेरी? दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ हिस्टोन। जो डॉटर डुप्लेक्स है वो कैसे हिस्टोन प्रोटीन को इनहेरिट कर रहा है, इसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इसमें क्या पेचीदगियां हैं, क्या डिटेल है, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। सबसे पहले समझाता हूं ऑर्डर ऑफ असेंबली। ऑर्डर ऑफ असेंबली मतलब कैसे कैसे असेंबल होता है, ऑर्डर क्या है, पहले कौन आता है फिर कौन आता है। ध्यान से सुनना एक एक बात को। देखो ऑर्डर ऑफ असेंबली में यह होता है कि न्यूक्लियोसोम जब भी बनता है तो न्यूक्लियोसोम के बनने के टाइम सबसे पहले उसको ज्वाइन करता है H3H4 टेट्रामर। तो न्यूक्लियोसोम जब भी असेंबल होगा सबसे पहले H3H4 टेट्रामर आके बाइंड करेगा। यह मैं आपको शुरू की क्लास में समझा चुका हूं, देख लेना नहीं देखी तो। फिर आएंगे हमारे दो डाइमर H2A H2B डाइमर, ये दो आते हैं और इस प्रकार हमारा पूरा न्यूक्लियोसोम बन जाता है। देन आता है H1। इस तरह से पूरी असेंबली होती है। इट इज अ जनरल असेंबली। अगर एग्जाम में पूछा जाए जनरली कैसे होती है, जनरल, तो जनरल ऑर्डर ये है। लेकिन इसमें भी कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं, कुछ इसमें डिफरेंट टाइप्स के भी केसेस हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। जनरल पैटर्न ये है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड ये रहा पेरेंटल, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा पेरेंटल, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब इस पेरेंटल स्ट्रैंड में डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो अपने आप में 100% होगा। ये बात को मेरी जरा ध्यान से समझना। पेरेंटल डीएनए है, अभी रेप्लिकेशन नहीं किया, करेगा, तो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होंगे मैं उन्हें ये कह सकता हूं कि ये 100% हिस्टोन है, यानी इसके अपने हिस्टोन है, बाहर से कोई नहीं लिया, ना इसमें से कोई बाहर गया। जो इसका है वो इसका अपना खुद का है, 100% है हिस्टोन। क्लियर? तो ये है। अब मान लो ये रेप्लिकेट करे। जब ये रेप्लिकेट करेगा तो दो डॉटर डुप्लेक्स बनेंगे। होगा ये डॉटर डुप्लेक्स में अप्रोक्सीमेटली मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अप्रोक्सीमेटली 50% हिस्टोन प्रोटीन आएंगे पेरेंटल, 50% हिस्टोन आएंगे पेरेंटल और बाकी 50% आएंगे नॉवल, यानी नए हिस्टोन प्रोटीन। ये बात समझ में आई मेरी? जब जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसके रेप्लिकेशन में जो आपका डॉटर डुप्लेक्स बनता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 50% पुराने हिस्टोन होते हैं और 50% नए हिस्टोन होते हैं, यानी 50% का आपका इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो होता है अंडर द नॉर्मल कंडीशन, जनरल कंडीशन। सबसे पहले तो कमेंट में बताओ आपको ये बात समझ में आई मेरी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे पता है आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे। कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बात क्लियर हुई आपको? सर आप पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, हम साथ साथ नोट बनाते चलें। देखो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा लेकिन आप जो है साथ साथ भी नोट्स बना लो, क्योंकि आपका हाथ चलेगा ना तो आपको याद रहेगा। अंत में जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें इंक्लूड कर लेना। ये बात क्लियर हो गई है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा हुआ है बट ऐसा हमेशा नहीं होता।
दिस इज नॉट द केस ऑलवेज, क्योंकि CSIR वाला जब भी क्वेश्चन देगा वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो आपसे पूछेगा क्या ऐसा हमेशा होता है, ऐसे बोलेगा। तो मैंने कहा जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 50% हिस्टोन पुराने जाएं और 50% नए आए, हमेशा नहीं होता। 100% में से कुछ परसेंटेज ऐसा भी होता है जिसमें सारे के सारे हिस्टोन नए आते हैं। यानी अगर कोई न्यूक्लियोसोम बन रहा है तो वो बिल्कुल नया बनेगा, ऐसा नहीं है कि पेरेंटल से आएगा 50%। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% ओल्ड आते हैं, सारे के सारे पेरेंटल आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 25% ओल्ड आते हैं, 75% न्यू आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 75% ओल्ड आते हैं, 25% न्यू आते हैं। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी यहां होती है, बट जनरल पॉसिबिलिटी होती है 50-50 कि मान लो अगर 100 हिस्टोन 100 न्यूक्लियोसोम है तो उसमें 90% या 95% तो वो होंगे जो पुराने, 50% पुराने और 50% नए हैं। बाकी हो सकता है 8 या 10% ये वाले हों, 100% ओल्ड, 75-25 वाले। ठीक है, यानी हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी हमारी क्या होती है, जिसमें 50-50 का रेशो हो। ये बात बतानी थी। अब ये बात आपने समझ ली, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब उस टॉपिक पे आने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, दोबारा से डीएनए बनाते हैं। मान लो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पेरेंटल पेरेंटल। ठीक है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहां है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम है यहां। अब इस न्यूक्लियोसोम में सपोज करो 50% है H3H4 टेट्रामर, वैसे भी 50% ही होता है, और बाकी 50% है H2A H2B डाइमर। ठीक है, क्योंकि एक हिस्टोन ऑक्टामर में आधे तो आपके H2A H2B होंगे और बाकी आधे कौन से होंगे, H3H4 टेट्रामर होंगे। जब ये रेप्लिकेट करेगा तो रेप्लिकेशन के टाइम में क्या होगा, एक पेरेंटल अलग जाएगा, दूसरा पेरेंटल अलग जाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगभग आधे आपके पुराने होंगे, आधे नए होंगे। तो इनमें आधे पुराने अगर मैं करने चलूं तो मान लो इसमें 50% यहां आ जाएगा, बाकी 50% उधर आएगा। तो इनमें से 50% कौन सा वाला आएगा, क्योंकि इसमें 50% तो H3H4 है और 50% H2H2B है। तो वो कौन सा 50% होगा जो पुराने का आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन समझे आप? इन दोनों में कौन सा 50% है वो? क्या वो H3H4 है या वो H2A H2B है जो नए वाले में आएगा? तो आंसर इज इट इज द H3H4 टेट्रामर। ये वाला होगा जो पेरेंटल का आएगा। H2A H2B डाइमर नया बन के आएगा, तो न्यू जो आएगा वो H2A H2B डाइमर आएगा। यही हमारा अगला टॉपिक भी है, तो ध्यान से सुनना। जब भी क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, एज द क्रोमोसोम डुप्लीकेट, द H3H4 टेट्रामर, H3H4 के जो टेट्रामर हैं वो बाइंड रहते हैं डॉटर डुप्लेक्स से, वो कभी भी बाहर नहीं जाते। दे रिमेन बाइंड एंड दे नेवर, वो कभी भी नहीं जाते बाहर। दे नेवर रिलीज फ्रॉम द डीएनए इनटू द फ्री पोल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, H3H4 टेट्रामर हमेशा बाइंड रहते हैं पुराने डीएनए से, वो कभी रिलीज नहीं होते बाहर, और उनका रहना भी रैंडम होता है। रैंडम का मतलब क्या हुआ? रैंडम का मतलब यह हुआ कि मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक न्यूक्लियोसोम ये है, दूसरा न्यूक्लियोसोम ये है, तीसरा न्यूक्लियोसोम ये है, एक और बना देते हैं चलो, चौथा न्यूक्लियोसोम। इन चारों न्यूक्लियोसोम में H3H4 टेट्रामर है, H2A H2B डाइमर है। अब कौन सा H3H4 रहेगा? इट इज ए रैंडम प्रोसेस।
ये रैंडम है, क्योंकि देखो दो हमारे पास पेरेंटल हैं, एक पेरेंटल ये है, एक पेरेंटल ये है। अब इन सारे न्यूक्लियोसोम में जो 50% H3H4 टेट्रामर है वो किसी एक में जाएगा, और ये जो जाना होगा ये रैंडम होगा। इज दैट क्लियर? ये जो जाना होगा ये रैंडम होगा, लेकिन ये कभी भी फ्री पूल में नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो बाहर कौन निकलता है? बाहर निकलता है H2A H2B डाइमर। ये रिलीज हो जाता है फ्री पूल में। फ्री पूल का मतलब है सेल के साइटोप्लाज्म में, और फिर दोबारा से आके नया आके जुड़ता है। इस तरह का प्रोसेस होता है न्यूक्लियोसोम की असेंबली का। समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे समझ में आया कि नहीं। कमेंट सेक्शन, दिस टॉपिक इज क्लियर। आगे बढ़ूं, क्योंकि देखो आज आखिरी क्लास है इसकी, फिर मैं अगली बार से नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है ना ये? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, PYQs। तो पहले तो ये देख लो, ये डायग्राम जो मैंने दिखाया, ये हमारा डीएनए। इस डीएनए में जो न्यूक्लियोसोम है, इन न्यूक्लियोसोम से H3H4 का जो टेट्रामर है वो रैंडमली जा रहा है। हमें नहीं पता कौन सा जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ये बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा H2A H2B डाइमर। सॉरी। नाउ तो अब आते हैं फाइनल पीपीटी पे। हमारी जो हमारी फाइनल पीपीटी है वो ये है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा H3H4 टेट्रामर का। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पुराने या पेरेंटल H3H4 टेट्रामर का, उससे रिजल्ट ये होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? देखो उसका रिजल्ट ये होता है, मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे एक न्यूक्लियोसोम ऊपर है और एक न्यूक्लियोसोम नीचे है। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये पेरेंटल है, पेरेंटल। अब पेरेंटल पर तो कोई मॉडिफिकेशन होगी, सही कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। जो हमारा पेरेंटल डीएनए है उस पर किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन का मतलब है हिस्टोन कोड। हिस्टोन कोड यानी इनकी जो एन टर्मिनल टेल है, इन पे अलग अलग केमिकल जुड़े होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये अलग हो जाएगा, जब ये अलग हो जाएगा और अलग होके न्यूक्लियोसोम भी डिवाइड कर जाएगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि किस न्यूक्लियोसोम पे कौन सी मॉडिफिकेशन थी? ये भी एक अपने आप में सवाल है। कैसे पता चलेगा? जब आप न्यूक्लियोसोम को हटा दोगे तो डॉटर डीएनए में भी सेम मॉडिफिकेशन कैसे आएगी? क्योंकि आनी तो बहुत जरूरी है, रेप्लिकेशन हो रही है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो हमारे H3H4 के टेट्रामर थे, ये जो हमारे H3H4 के टेट्रामर थे, जो 50% रह जाते हैं डीएनए में, जाते नहीं है कहीं पर भी, यही बताते हैं कि कौन सी मॉडिफिकेशन करनी है। क्योंकि आमतौर पे इन्हीं के ऊपर क्रिटिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं, यही बताते हैं। तो फिर आ जाते हैं हमारे हिस्टोन के राइटर्स वगैरह आ जाते हैं, वो इनसे बाइंड कर जाते हैं, इनसे बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करके जो नया डीएनए बन रहा है उस पर मॉडिफिकेशन कर देते हैं एडजेसेंट हिस्टोन पे। तो इस प्रकार से जो नया डीएनए हमारा बनके तैयार होता है उस पे भी मॉडिफिकेशन हो जाती है। क्यों हो पाती है? ड्यू टू ओल्ड पेरेंटल H3H4 टेट्रामर। तो देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आना है, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो इसे पढ़ लेना अच्छे से। नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्लास के बाद कमेंट कर देना, मेरे को ईमेल कर देना, फोन कर देना, जैसे मर्जी पूछना चाहो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम।